विश्व के नए 7 अजूबे। विश्व के नए 7 अजूबे 2001 में 200 मौजूदा स्मारकों में से विश्व के अजूबों को चुनने के लिए शुरू किया गया एक अभियान था। वेब आधारित वोटिंग और थोड़ी मात्रा में टेलीफोन वोटिंग के माध्यम से लोकप्रियता सर्वेक्षण का नेतृत्व कनाडाई बर्नार्ड वेबर ने किया था और स्विट्जरलैंड के ज्यूरिख में स्थित न्यू साउथ वंडर्स फाउंडेशन N7W द्वारा आयोजित किया गया था, जिसके विजेताओं की घोषणा 7 जुलाई 2007 को एस्टाडियो दा लूज़, लिस्बन में की गई थी। मतदान को आंशिक रूप से अवैज्ञानिक माना गया क्योंकि लोगों के लिए कई वोट डालना संभव था। जॉन जोग्बी के अनुसार न्यू साउथ वंडर्स फाउंडेशन ने रिकॉर्ड पर सबसे बड़ा मतदान कराया, जो यूटिका, न्यूयॉर्क स्थित मतदान संगठन जोग्बी इंटरनेशनल के संस्थापक और वर्तमान अध्यक्ष सीईओ है। कार्यक्रम पर व्यापक स्तर पर आधिकारिक प्रतिक्रियाएं आईं। कुछ देशों ने अपने फाइनलिस्ट का प्रचार किया और इसके लिए अधिक वोट पाने की कोशिश की, जबकि अन्य ने प्रतियोगिता को कम महत्व दिया या इसकी आलोचना की। नामांकित चयन पर सलाह प्रदान करके अभियान की शुरुआत में न्यू साउथ वंडर्स फाउंडेशन का समर्थन करने के बाद संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को, जो सभी विश्व धरोहर स्थलों को रिकॉर्ड करने और समान दर्जा देने के लिए अपने उपनियमों से बाध्य है, ने 2001 में और फिर 2007 में खुद को इस उपक्रम से अलग कर लिया। 7 विजेताओं को 21 उम्मीदवारों में से चुना गया था, जिन्हें 2006 में एक पैनल द्वारा 77 विकल्पों में चुना गया था। दुनिया भर के लोग इस चयन से स्पष्ट रूप से सहमत थे, क्योंकि 100 मिलियन से अधिक वोट इंटरनेट पर या टेक्स्ट मैसेजिंग द्वारा डाले गए थे। 2001 में स्थापित न्यू साउथ वंडर्स फाउंडेशन निजी दान और प्रसारण अधिकारों की बिक्री पर निर्भर था और उसे कोई सार्वजनिक धन नहीं मिला। अंतिम घोषणा के बाद न्यू साउथ वंडर्स ने कहा कि उसने इस अभ्यास से कुछ भी नहीं कमाया और बमुश्किल अपना निवेश वसूल किया। हालांकि N7W खुद को एक गैरलाभकारी संगठन के रूप में वर्णित करता है, इसके पीछे की कंपनी न्यू ओपन वर्ल्ड कॉरपोरेशन नोकाउसी एक वाणिज्यिक व्यवसाय है। सभी लाइसेंसिंग और प्रायोजन राशि का भुगतान नोकाउसी को किया जाता है। ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। यह दीवार पत्थर, ईंट, जमी हुई मिट्टी, लकड़ी और अन्य सामग्रियों से बनी किलेबंदी की एक श्रृंखला है, जो आम तौर पर चीनी राज्यों और साम्राज्यों की यूरेशियन स्टेप के विभिन्न खानाबदोश समूहों के छापे और आक्रमण से रक्षा के लिए चीन की ऐतिहासिक उत्तरी सीमाओं के पार पूर्व से पश्चिम रेखा के साथ बनाई जाती है। 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व में ही कई दीवारें बनाई जा रही थी, जो बाद में एक साथ जुड़ गई और सामूहिक रूप से महान दीवार के रूप में जानी जाती है। 220 से 206 ईसा पूर्व चीन के पहले सम्राट क्विन शी हुआंग द्वारा बनाई गई दीवार विशेष रूप से प्रसिद्ध है। उस दीवार का थोड़ा सा हिस्सा ही बचा है। तब से महान दीवार का बार बार पुनर्निर्माण, रखरखाव और संवर्धन किया जाता रहा है। मौजूदा दीवार का अधिकांश भाग मिंग राजवंश का है। महान दीवार के अन्य उद्देश्यों में सीमा नियंत्रण, सिल्क रोड के साथ परिवहन किए गए माल पर शुल्क लगाने की अनुमति, व्यापार का विनियमन या प्रोत्साहन और आव्रजन और उत्प्रवास का नियंत्रण शामिल है। व महान दीवार की रक्षात्मक विशेषताओं को वॉच टावरों, सैन्य बैरकों, गैरीसन स्टेशनों, धुएं या आग के माध्यम से सिग्नलिंग क्षमताओं के निर्माण से बढ़ाया गया था। महान दीवार का मार्ग परिवहन गलियारे के रूप में भी काम करता था। उन्नत तकनीकों का उपयोग करते हुए एक व्यापक पुरातात्विक सर्वेक्षण ने निष्कर्ष निकाला है कि मिंग की दीवारें 8,850 किलोमीटर मापती है। एक अन्य पुरातात्विक सर्वेक्षण में पाया गया कि इसकी सभी शाखाओं सहित पूरी दीवार की लंबाई 21,196 किलोमीटर है। पेट्रा, जॉर्डन। यह दक्षिणी जॉर्डन में एक ऐतिहासिक और पुरातात्विक शहर है, जिसे मूल रूप से नबातियन लोग रकमों के नाम से जानते थे।
यह शहर अपनी चट्टानी वास्तुकला और जल नाली प्रणाली के लिए प्रसिद्ध है। जिस पत्थर से इसे तराशा गया है, उसके रंग के कारण पेट्रा का दूसरा नाम रोज सिटी है। संभवतः 312 ईसा पूर्व में अरब नबातियों की राजधानी के रूप में स्थापित, यह जॉर्डन का प्रतीक है। साथ ही जॉर्डन का सबसे अधिक देखा जाने वाला पर्यटक आकर्षण भी है। नाबाटियन खानाबदोश अरब थे, जिन्हें क्षेत्रीय व्यापार मार्गों के लिए पेट्रा की निकटता से लाभ हुआ, जिससे वे एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र बन गए, जिससे उन्हें धन इकट्ठा करने में मदद मिली। नाबाटियन बंजर रेगिस्तानों में कुशल जल संग्रहण विधियों के निर्माण में अपनी महान क्षमता और ठोस चट्टानों में संरचनाओं को तराशने में अपनी प्रतिभा के लिए भी जाने जाते हैं। पेट्रा 1985 से यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल रहा है। यूनेस्को ने इसे मनुष्य की सांस्कृतिक विरासत की सबसे कीमती सांस्कृतिक संपत्तियों में से एक के रूप में वर्णित किया है। यह स्थल 1812 तक पश्चिमी दुनिया के लिए अज्ञात रहा, जब स्विस खोजकर्ता जोहान लुडविग बर्कहार्ट ने इसे पेश किया। स्मिथसोनियन पत्रिका द्वारा मरने से पहले देखने योग्य 28 स्थानों में से एक के रूप में भी चुना गया था। चिचेन इत्जा, मेक्सिको। एल कैस्टिलो या कुकुलकन के मंदिर एक मेसोअमेरिकन चरण पिरामिड है, जो मैक्सिकन राज्य युकाटन में चिचेन इट्जा पुरातात्विक स्थल के केंद्र में है। इस इमारत को पुरातत्वविदों द्वारा औपचारिक रूप से चिचेन इट्जा संरचना 5B18 के रूप में नामित किया गया है। 9वीं और 12वीं शताब्दी ईस्वी के बीच पूर्व कोलंबियाई माया सभ्यता द्वारा निर्मित एल कैस्टिलो ने भगवान कुकुलकन, युकाटेक माया पंख वाले सर्प देवता, जो एज़टेक और अन्य पोस्ट क्लासिक पीरियड की मध्य मैक्सिकन संस्कृतियों के लिए जाने जाने वाले देवता क्वेट्ज़ालकोट से निकटता से संबंधित थे, के मंदिर के रूप में कार्य किया। पिरामिड में वर्गाकार छतों की एक श्रृंखला है, जिसके चारों तरफ से प्रत्येक तरफ ऊपर मंदिर तक सीढ़ियां हैं। उत्तरी कटघरे के किनारों पर पंखों वाले सांपों की मूर्तियां नीचे की ओर फैली हुई है। वसंत और शरद ऋतु विषुव के दौरान देर से दोपहर का सूरज पिरामिड के उत्तर पश्चिमी कोने से टकराता है और उत्तर पश्चिमी छज्जे पर त्रिकोणीय छाया की एक श्रृंखला बनाता है, जिससे एक पंख वाले सर्प के पिरामिड के नीचे रेंगने का भ्रम पैदा होता है। यह आयोजन बहुत लोकप्रिय रहा है, लेकिन यह संदिग्ध है कि क्या यह किसी उद्देश्यपूर्ण डिजाइन का परिणाम है। पिरामिड के चारों किनारों में से प्रत्येक में 91 सीढ़ियां हैं, जिन्हें एक साथ जोड़ने पर और अंतिम कदम के रूप में शीर्ष पर मंदिर के मंच को शामिल करने पर कुल 365 सीढ़ियां बनती हैं, जो हाफ वर्ष के दिनों की संख्या के बराबर है। संरचना 24 मीटर ऊंची है, साथ ही मंदिर के लिए अतिरिक्त 6 मीटर ऊंचाई है। वर्गाकार आधार की माप 55.3 मीटर है। क्रिस्टो रेडेंटोर, ब्राजील। क्राइस्ट द रिडीमर, ब्राजील के रियो डी जनेरियो में ईसा मसीह की एक 8 डेको मूर्ति है, जिसकी संरचना पोलिश फ्रांसीसी मूर्तिकार पॉल लैंडोव्स्की ने की और इसे ब्राजीलियाई इंजीनियर हेइटर दा सिल्वा कोस्टा ने फ्रांसीसी इंजीनियर अल्बर्ट कैकोट के सहयोग से बनाया था। इसका चेहरा रोमानियाई कलाकार घोर्घे लियोनिडा द्वारा बनाया गया था। यह प्रतिमा 30 मीटर ऊंची है, जिसमें इसकी 8 मीटर चौकी शामिल नहीं है, और इसकी भुजाएं 28 मीटर चौड़ी हैं। तुलनात्मक रूप से यह स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी की आधार से मशाल तक की ऊंचाई की लगभग 2/3 है। प्रतिमा का वजन 635 मीट्रिक टन है और यह रियो शहर की ओर देखने वाले तिजुका वन राष्ट्रीय उद्यान में 700 मीटर कोरकोवाडो पर्वत की चोटी पर स्थित है। दुनिया भर में ईसाई धर्म का प्रतीक, यह प्रतिमा रियो डी जनेरियो और ब्राजील दोनों का सांस्कृतिक प्रतीक बन गई है। यह प्रबलित कंक्रीट और सोपस्टोन से बनी है और इसका निर्माण वर्ष 1922 और 1931 के बीच किया गया था। माचू पिचू, पेरू। यह समुद्र तल से 2430 मीटर ऊपर एक पर्वत श्रृंखला पर स्थित 15वीं सदी का इनका गढ़ है। यह कुस्को क्षेत्र, उरुबाम्बा प्रांत,
पेरू के माचू पिच्चू जिले में पवित्र घाटी के ऊपर स्थित है, जो कुस्को से 80 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में है और जिसके मध्य से उरुबाम्बा नदी बहती है। अधिकांश पुरातत्वविदों का मानना है कि माचू पिच्चू को इनका सम्राट पचकुटी 1438 से 1472 ईस्वी की संपत्ति के रूप में बनाया गया था। अक्सर गलती से इसे इनकास का खोया हुआ शहर कहा जाता है व यह इनका सभ्यता का सबसे परिचित प्रतीक है। इंकास ने 1450 ईस्वी के आसपास इस संपत्ति का निर्माण किया था, लेकिन एक सदी बाद स्पेनिश विजय के समय इसे छोड़ दिया। यद्यपि यह स्थानीय रूप से ज्ञात था, लेकिन औपनिवेशिक काल के दौरान स्पेनिश लोगों को इसकी जानकारी नहीं थी और 1911 में अमेरिकी इतिहासकार हीराम बिंघम द्वारा इसे अंतर्राष्ट्रीय ध्यान में लाने तक यह बाहरी दुनिया के लिए अज्ञात रहा। माचू पिच्चू को शास्त्रीय इंका शैली में पॉलिश किए गए सूखे पत्थर की दीवारों के साथ बनाया गया था। इसकी 3 प्राथमिक संरचनाएं इंतिवतन, सूर्य का मंदिर और 3 खिड़कियों का कमरा है। पर्यटकों को बेहतर जानकारी देने के लिए कि वे मूल रूप से कैसी दिखती थी, अधिकांश बाहरी इमारतों का पुनर्निर्माण किया गया है। 1976 तक माचू पिच्चू का 30% हिस्सा बहाल कर दिया गया था और बहाली जारी है। माचू पिच्चू को 1981 में पेरू का ऐतिहासिक अभयारण्य और 1983 में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था। ताजमहल, भारत। यह भारतीय शहर आगरा में यमुना नदी के दक्षिणी तट पर एक आइवरी व्हाइट संगमरमर का मकबरा है। इसे 1632 में मुगल सम्राट शाहजहां ने अपनी पसंदीदा पत्नी मुमताज महल की कब्र के लिए बनवाया था। मकबरा 42 एकड़ के परिसर का केंद्र बिंदु है, जिसमें एक मस्जिद और एक गेस्ट हाउस शामिल है, और यह औपचारिक उद्यानों में स्थापित है जो 3 तरफ से एक खंभों वाली दीवार से घिरा है। मकबरे का निर्माण अनिवार्य रूप से 1643 में पूरा हो गया था, लेकिन परियोजना के अन्य चरणों पर अगले 10 वर्षों तक काम जारी रहा। ऐसा माना जाता है कि ताजमहल परिसर पूरी तरह से 1653 में पूरा हुआ था। उस समय अनुमानित लागत लगभग 32 मिलियन रुपए थी, जो 2015 में लगभग 52.8 बिलियन रुपए होगी। निर्माण परियोजना में सम्राट के दरबारी वास्तुकार उस्ताद अहमद लाहौरी के नेतृत्व में वास्तुकारों के एक बोर्ड के मार्गदर्शन में लगभग 20,000 कारीगरों को नियुक्त किया गया था। ताजमहल को 1983 में भारत में मुस्लिम कला का गहना और दुनिया की विरासत की सार्वभौमिक रूप से प्रशंसित उत्कृष्ट कृतियों में से एक होने के कारण यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में नामित किया गया था। नोबेल पुरस्कार विजेता रवींद्रनाथ टैगोर द्वारा इसे समय के गाल पर आंसू की बूंद के रूप में वर्णित किया गया है। कई लोग इसे मुगल वास्तुकला का सबसे अच्छा उदाहरण और भारत के समृद्ध इतिहास का प्रतीक मानते हैं। ताजमहल प्रति वर्ष 7 से 8 मिलियन पर्यटकों को आकर्षित करता है। कॉलिजियम, इटली। कोलोसियम या कोलिजियम, जिसे फ्लेवियन एम्फीथिएटर या कोलोसियो के नाम से भी जाना जाता है, इटली के शहर रोम के केंद्र में स्थित एक अंडाकार एम्फीथिएटर है। कंक्रीट और रेत से निर्मित, यह अब तक का सबसे बड़ा एम्फीथिएटर है। कोलोसियम रोमन फोरम के ठीक पूर्व में स्थित है। इसका निर्माण कार्य 72 ईस्वी में सम्राट वेस्पासियन के अधीन शुरू हुआ और 80 ईस्वी में उनके उत्तराधिकारी और वारिस टाइटस के अधीन पूरा हुआ। डोमिनिशियन के शासनकाल 81 से 96 ईस्वी के दौरान इसमें और संशोधन किए गए। इन 3 सम्राटों को फ्लेवियन राजवंश के रूप में जाना जाता है और एम्फीथिएटर का नाम उनके परिवार के नाम फ्लेवियस के साथ जुड़ने के कारण लैटिन में रखा गया था। ऐसा अनुमान है कि कोलोसियम में 50,000 से 80,000 दर्शक आ सकते हैं, औसतन लगभग 65,000 दर्शक। इसका उपयोग ग्लैडिएटोरियल प्रतियोगिताओं और सार्वजनिक तमाशों के लिए किया जाता था, जैसे कि नकली समुद्री युद्ध, जानवरों का शिकार, फांसी, प्रसिद्ध लड़ाइयों के पुन
अधिनियमन और शास्त्रीय पौराणिक कथाओं पर आधारित नाटक। प्रारंभिक मध्ययुगीन युग में मनोरंजन के लिए इस इमारत का उपयोग बंद हो गया। बाद में इसे आवास, कार्यशालाओं, धार्मिक व्यवस्था के लिए क्वार्टर, एक किले, एक खदान और एक ईसाई मंदिर जैसे उद्देश्यों के लिए पुनः उपयोग किया गया। यद्यपि कोलोसियम भूकंप और पत्थरलुटेरों के कारण हुई क्षति के कारण आंशिक रूप से नष्ट हो गया, फिर भी कोलोसियम शाही रोम का एक प्रतिष्ठित प्रतीक है। यह रोम के सबसे लोकप्रिय पर्यटक आकर्षणों में से एक है और इसका रोमन कैथोलिक चर्च से भी संबंध है, क्योंकि प्रत्येक गुड फ्राइडे पर पोप मशाल की रोशनी में वे ऑफ द क्रॉस जुलूस का नेतृत्व करते हैं, जो कोलोसियम के आसपास के क्षेत्र से शुरू होता है। कोलोसियम को 5 सेंट यूरो के सिक्के के इतालवी संस्करण पर भी दर्शाया गया है। गीज़ा के महान पिरामिड। मिस्र में गीज़ा नेक्रोपोलिस के 3 पिरामिडों में से सबसे बड़ा और सबसे पुराना और प्राचीन विश्व के मूल 7 आश्चर्यों में से एकमात्र जीवित को ऑनोरारी दर्जा दिया गया है। BNT की खास पेशकश।